नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अपने भाषण में सरकारी योजनाओं की कामयाबियां गिनवाई। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने पर चर्चा के लिए तैयार है। उनके मुताबिक किसानों, गरीबों, पिछड़ों और युवाओं का हित सरकार की पहली प्राथमिकता है। राष्ट्रपति का कहना था कि सरकार ने काले धन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। दूसरी तरफ उन्होंने कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना की तारीफ की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हम एक ऐसे लोकतंत्र के उत्सव के लिए इकट्ठा हुए हैं जिसके मूल्य और संस्कृति इस देश के लंबे इतिहास के हर दौर में फलते फूलते रहे हैं। वास्तव में इसी संस्कृति ने मेरी सरकार को सबका साथ, सबका विकास की ओर प्रेरित किया है। बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अपने भाषण की शुरुआत में राष्ट्रपति ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक संयुक्त सत्र है जिसमें स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट सत्र में निर्धारित समय को आगे किया गया है और आम बजट के साथ रेल बजट एक साथ पेश किया जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि रोजगार मुहैया कराने में ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। जबकि बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को सरकार की नीरसता का प्रतीक बताया। देश देशांतर में चर्चा आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और सांसद प्रोफेसर राजीव गौड़ा, सीपीएम सांसद ऋतुव्रत बनर्जी और वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन दास हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रियरंजन दास जी, आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा कि ये जो आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, एक पत्रकार के रूप में आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैं उस बात से शुरू करना चाहूँगा जो कि आपने बताया, जो कि राष्ट्रपति अभिभाषण की आखिरी दौर में उन्होंने राष्ट्रपति ने इस चीज़ को बताया है। वो बात यह है कि उन्होंने कहा कि सरकार लोकसभा और विधानसभाओं की चुनाव एक साथ करने को करने फेवर करती है। तब ये इसलिए उन्होंने कहा, जैसे कि उन्होंने बताया कि इलेक्शन राउंड द ईयर होता रहता है, उससे बहुत समय खराब होता है और एक कॉस्ट, उसका नेशनल कॉस्ट होता है। तो इसका प्रभाव राष्ट्रपति भाषण में पड़ा है ये कि अभी देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और 20% वोटर्स, इलेक्टोरेट ऑफ द कंट्री ये चुनाव में भाग ले रहे हैं, जबकि 5 राज्यों में ही चुनाव हो रहा है। तो इससे राष्ट्रपति अभिभाषण का रूपरेखा कैसे हो और इसकी तैयारी कैसे हो, इसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन का डायरेक्टिव भी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो आमतौर पे हर साल पार्लियामेंट का खोलने पर होता है और उसका उद्देश्य ये होता है कि सरकार ना केवल अपना जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाती है और सरकारी स्कीम और जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं उनके प्रोग्रेस के बारे में बताती है, रिव्यू होता है। साथ साथ आगे फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी स्टेटमेंट राष्ट्रपति अभिभाषण में देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, पॉलिसी डायरेक्शन जो है, जो पॉलिसी नीतियों की जो दिशा है, वो राष्ट्रपति अभिभाषण में नहीं देखने के लिए मिल रहा है। उसका यही कारण है क्योंकि ये चुनाव चल रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति ने बताया, और इसीलिए उन्होंने ये बताया कि लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज हैं उनकी साइमल्टेनियस इलेक्शन को फेवरेबली सरकार देखती है। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। प्रोफेसर राजीव गौड़ा, आप राष्ट्रपति के इस अभिभाषण को किस तरह से देखते हैं? और जैसा अभी वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन दास कह रहे थे कि चुनाव एक साथ कराए जाएं, ये एक राष्ट्रीय बहस शुरू कर दी है राष्ट्रपति ने अपने इस अभिभाषण के साथ। मेरा रिएक्शन ऐसा है कि जो प्रियरंजन दास जी बोला है अभी, वो सरकार के लिए एक बहाना मिल गया, क्योंकि
इस सरकार के जो जो कार्यक्रम थे वो उस कार्यक्रम में वो विफल हुआ है और इसलिए इस राष्ट्रपति भाषण में प्रोग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोल सकते थे और आगे उनके नए सोच भी नहीं है और इसलिए इस भाषण में नए प्रोग्राम्स नए कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं मिला हमको। पर आप सोचिए ये दूसरा जो इशू मुद्दा है कि दो असेंबली और विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन को इकट्ठा करना, ये मेरे ख्याल में ये डिस्ट्रैक्शन है। इलेक्शन फंडिंग और करप्शन कम करने के लिए दूसरे इश्यूज के बारे में काम करना पड़ेगा और जो इशू ये है कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आता है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अभी देखिए इलेक्शन कमीशन इस सब 5 राज्य के इलेक्शन को इकट्ठे कर रहा है, ऐसा मिडिल ग्राउंड है और इसलिए वो मेरे ख्याल में मोदी जी को ये ज्वाइंट इलेक्शन अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है और उसका पॉपुलैरिटी स्पिल ओवर होगा असेंबली इलेक्शंस में भी। आजकल जो सेपरेट इलेक्शन होता है तो लोकल रीजनल लीडर्स का प्रभाव भी बहुत जोर होता है और ये इसको कट करने के लिए ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिख रहा है। बट ये पॉपुलैरिटी जो है अभी तक चल रहा है। आज हम कल रियल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट दिया और उसमें जो लोग को दिखा रहा है कि जॉब्स जैसे हमारे लीडर राहुल गांधी बताया है, जॉब्स तो नहीं है इस देश में, सरकार तो जॉब्स क्रिएशन में विफल हुआ है और इसलिए लोगों को डिमोनेटाइजेशन के बाद जब परिणाम उसको उसका अनुभव में मिलेगा तो वो बोलेंगे ये बहुत भाषण करता है पर इकोनॉमी को विनाश किया है और 1-2 दिन के बाद 1-2 साल के बाद वापस भेजने के लिए तैयार होंगे। जी, मैं आता हूं आपके पास दोबारा प्रोफेसर राजीव गौड़ा। ऋतु बनर्जी साहब, सीपीएम राष्ट्रपति के इस अभिभाषण को और वाम मोर्चा किस रूप में देखता है और क्या, जैसा अभी कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रपति ने एक राष्ट्रव्यापी बहस शुरू की है विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाने में, क्या इससे सहमत हैं आप? देखिए, राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है इसमें जो अहम मुद्दे हैं इनका कोई एड्रेस नहीं है। ये बात आया कि जुवा लोगों के लिए सरकार काम कर रहा है। आप अगर देख लीजिए एम्प्लॉयमेंट का जो सवाल है, क्योंकि बेरोजगारी इतना तेजी से बढ़ रहा है और खास करके मोदी जी प्रधानमंत्री होने का पहले जो चुनावी वायदे थे उसमें उन्होंने कहा था हर साल में 2 करोड़ करके काम होगा, तो 3 साल होने वाला है। अच्छा, आप मान लीजिए 5 करोड़ तो नया काम होने का बात था, मगर स्थिति जो है जॉब लॉस हो रहा है। एक जॉब लॉस ग्रोथ हिंदुस्तान के अंदर दिखने को मिल रहा है और खास करके जो स्थिति है राष्ट्रपति का अभिभाषण में सबसे जो महत्वपूर्ण, क्योंकि जब अभिभाषण खत्म हुआ डीएमके का सांसद तिरुचि सिवा उठकर ये बात का जिक्र किया, क्योंकि साउदर्न स्टेट्स में जिस तरीके से ड्रॉट का सिचुएशन है, पूरी साउदर्न स्टेट्स में, तमिलनाडु में, आंध्र में, तेलंगाना में, पुडुचेरी में, केरल में, सब जगह में ये जो ड्रॉट सिचुएशन है इसका कोई जिक्र ही अभिभाषण में नहीं है। ये बहुत एक अहम है क्योंकि वो जगह तो हिंदुस्तान के बाहर नहीं है। जो स्थिति है खास करके जो, और ये देखिए ब्लैक मनी जो जिक्र किया गया अभिभाषण में कि ब्लैक मनी वापस लाने का काम हम लोगों को मालूम नहीं। हम लोग तो अमेंडमेंट देंगे, तैयार हो रहे थे अमेंडमेंट देने के लिए, क्योंकि ब्लैक मनी लाने का जो जिक्र हो रहा है हम लोग को मालूम नहीं कहां से ब्लैक मनी आया है। पूरा ब्लैक मनी स्लैश्ड है आउटसाइड। डिमोनिटाइजेशन अनाउंस हुआ, 117 लोगों का मौत हो गया, एक जिक्र भी नहीं है। तो ये दिक्कत है गवर्नमेंट का, जो लिखा दिया चीज है वही राष्ट्रपति का अभिभाषण में आता है, गवर्नमेंट अपना एजेंडा सामने लाता है, मगर जो हिंदुस्तान का आवाम का जो स्थिति है वो उसका कोई मैनिफेस्टेशन इस अभिभाषण में नहीं है। गोपाल अग्रवाल साहब, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे समझना चाहूंगा कि क्या आपकी पार्टी इस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली की तरफ बढ़ रही है और इसी के लिए बहस कराना चाहती है, क्योंकि कई बार आपकी पार्टी की ओर से इस तरह की बातें उठी है और अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब को ये बहुत सूट करता है कि इस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली हो, इसीलिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की बात की जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जो लार्जर डिबेट है कि राष्ट्रपति शासन
प्रणाली होनी चाहिए या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दोनों के प्लस पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो अभी कोई कंक्लूजन नहीं है कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली ही बिल्कुल अच्छी है और हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उतनी ठीक अच्छी नहीं है, इसलिए इस बात की बात है। लेकिन जहां तक अभी जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात है, जो अभी राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में भी उठाया है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, उसके जो बेनिफिट्स हैं वह तो सबके सामने ध्यान आ रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस इलेक्टोरल मोड में रहने से एक गवर्नेंस पे काफी हार्म होता है। और अभी भी आप देखिए इस बजट की अभी जो कल पेश करेंगे, 5 स्टेट्स के बारे में सरकार कोई घोषणा नहीं कर सकती। तो ये 5 स्टेट्स अपने आप में बहुत सारी चीजों के डेवलपमेंट के या सरकारी स्कीम्स के अंदर से छूट जाएंगे। इनको अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा या कुछ ये चीजें। तो यह समस्याओं को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात हुई है और वह भी डिबेट के लिए हुई है, कोई कंक्लूजन नहीं कह रहे। और जो बाकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है उनके बारे में बात हो रही है। तो यह जो कुछ लोग अभी अपने पैनल में कह रहे थे कि राष्ट्रपति जी ने कोई आने वाली दिशा के बारे में कुछ नहीं कहा, मेरे को लगता है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे उन्होंने बात की है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वक्त जो सबसे बड़ा रिफॉर्म्स अगर कुछ देश में हो सकता है आर्थिक विकास के अलावा, तो वह है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, क्योंकि ब्लैक मनी का बहुत बड़ा रोल है, एनोनिमस डोनेशंस का बहुत बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। दूसरी साइमल्टेनियसली इलेक्शन और मल्टीपल इलेक्शन के कारण जो कई समस्याएं उत्पन्न होती है, जो गवर्नेंस में जो हार्म होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, उन सबको चर्चा के लिए रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से यह राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छा अहम मुद्दा उठाया है। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन पे भी स्पष्ट रूप से कहा है, ये जो कुछ अभी पे बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि डिमोनेटाइजेशन से देश में फायदा हुआ। मेरी सरकार ने डिमोनेटाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया जिससे देश को दूरगामी फायदा होगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। सरकार की उपलब्धियां हैं, मैं गोपाल जी बात हुई, मैं रोजगार के बारे में जरूर बता दूं। हाँ, मैं रोजगार के बारे में जरूर थोड़ा सा बोलना चाहता हूं कुर्बान साहब। रोजगार के ऊपर उन्होंने बहुत ही सटीक आंकड़े दिए। उन्होंने कहा कि 5.5 लाख करोड़ के जो लोन मुद्रा बैंक के तहत दिए हैं, 24,000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट में सरकार ने खर्च किए हैं और अलग अलग योजनाएं मुद्रा, ये जो स्टार्टअप, स्टैंड अप, इन सब योजना में और जो ग्रामीण क्षेत्र में ये जो रोजगार के अवसर सृजित किए बनाए हैं। तो हमारी सरकार ने पहले ही कहा था कि रोजगार में सरकारी नौकरी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, लोगों को स्वरोजगार की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम रोजगार कभी क्रिएट कर ही नहीं सकते। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। तो उसकी तरफ बहुत फोकस्ड अप्रोच है, उसको मेंशन किया है। आप तो खुद भी आर्थिक मामलों के जानकार हैं और इकोनॉमिक सेल को हेड करते हैं आप पार्टी का। ये बताइए कि ये जो आर्थिक सर्वे आया है इसमें कहा गया है कि साहब अगले बरस में 7.5% विकास दर रहेगी, लेकिन इस वर्ष कितनी रही इसके बारे में कोई जानकारी तफसीली नहीं दी गई है। दूसरी बात यह कि जो पिछला क्वार्टर गुजरा है, जो विमुद्रीकरण का दौर था, नोटबंदी का दौर था, उसके आंकड़े इसमें दिए नहीं गए। विपक्षी दलों का आरोप यह है कि जो पिछले 1 साल की अर्थव्यवस्था की स्थिति रही है उसके बारे में आपने सही तस्वीर पेश नहीं की। नहीं, देखिए जो गवर्नमेंट का जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है उसने अभी पिछले महीने आंकड़े जारी किए थे कि जो ग्रोथ रेट है करंट ईयर में 7.1% की टारगेटेड ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है और वह हमें लगता है कि मेंटेन होगी अराउंड 7%। विमुद्रीकरण के कारण जो इन्फ्लेशन में कमी आई है उसके सारे आंकड़े दिए और आने वाले जो इसमें जो ग्रोथ है, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ उन्होंने बताई है 4% की जो ग्रोथ है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें लगता है कि इस बार की जो ग्रोथ होगी, अगले साल की ग्रोथ होगी। और आर्थिक सर्वे ने भी कहीं ना कहीं इस बात को पॉइंट आउट किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो पिछले 60-70 साल से बुरी हालत में था और जिसमें हमारे देश की 60% से ऊपर जनसंख्या डिपेंड करती है, जिसका ऊपर आना बहुत महत्वपूर्ण था, उसकी हालत बहुत बुरी थी। और आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी सरकार का फोकस है और मेजर ग्रोथ वहां से आएगी। मेजर ग्रोथ मैं आता हूं आपके पास, सेक्टर से आएगी। तो
आपने, मैं आता हूं दोबारा आपके पास में। प्रोफेसर राजीव गौड़ा, कितना सहमत हैं आप जो गोपाल अग्रवाल साहब आंकड़े दे रहे हैं और जो देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बता रहे हैं? इकोनॉमिक सर्वे एडमिट करता है कि देश का अर्थव्यवस्था बुरा है और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है और डिमोनेटाइजेशन का कॉस्ट, उस नोटबंदी का कॉस्ट जो है उसको लिस्ट करता है, पर बेनिफिट्स जो मिलेगा उसके बारे में पॉसिबल बेनिफिट्स, लॉन्गर टर्म बेनिफिट्स ऐसे बोलते हैं। सो इकोनॉमिक सर्वे में जो हम देखा है वो बहुत पेसिमिस्टिक नेगेटिव व्यू है जो आज का सिचुएशन, एक्सपोर्ट्स कम हो रहा है, जॉब्स कम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ, प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग कम हो रहा है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहा है। ऐसा हर जगह में इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमी में हम बोलते हैं कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग से प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये है इक्वेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, मैक्रो जीडीपी के लिए। इसमें कंजम्पशन नोटबंदी के बाद कंजम्पशन गिरा है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है और खर्च करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, और इन्वेस्टमेंट मर गया है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये बहुत बोलते हैं, नए नए कार्यक्रम शुरू किए हैं, पर स्वच्छ भारत में पैसा बहुत कम पैसा खर्च हुआ है। अनेक क्षेत्र में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो उतना सफल नहीं है और एक्सपोर्ट्स कम हो रहा है। इस ऐसे दो जो इक्वेशन को देखते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है और इस शॉर्ट टर्म मुश्किल नहीं होगा लोगों के लिए, ये तो 2, 3, 4 साल के लिए हो गए, क्योंकि जब एक स्मॉल फैक्ट्री शटडाउन होता है तो वो उस कारखाना को फिर स्टार्ट करना अच्छा आसान नहीं है। जो लोग शहर से वापस खेती के लिए गए हैं उसको काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा में डिमांड 150% इंक्रीज हो गया है। सो हमको जो देख रहा है इस आर्थिक स्थिति ये बहुत बुरा है, हमको अच्छा नहीं लगता और मेरे होप है, आशा है कि कल अरुण जेटली कुछ तो मैजिक करेगा और इसको सुधारने के लिए, बट हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये सरकार के साथ आंसर्स है। और आप इस आर्थिक सर्वे और आर्थिक सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, परचेजिंग पावर, जहां तक परचेजिंग पावर का सवाल है, ये घट गया है। ये बीजेपी भी मुझे लगता है नहीं इसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा कि डिमोनिटाइजेशन के तहत परचेजिंग पावर घट गया है। और अगर आप देखेंगे कि पैसा का संस्थान का जो सवाल है, हम लोग ये वामपंथी लोग बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ आप पहले 10 लोगों को ले लीजिए, 10 कंपनी, जहां तक हिंदुस्तान का पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सवाल है, इन 10 लोगों के पास 7,00,000 करोड़ रुपया है। ये पैसा वापसी लाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, छूट देने का काम हो रहा है। बेनामी और सरफेसी एक्ट तो पारित हो गया, विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ जो कार्रवाई करने का सवाल है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स की स्थिति में अगर बात करेंगे, देश के आर्थिक हालात क्या बात करेंगे, ये जो पैसा है 7,00,000 करोड़ कोई मामूली अमाउंट नहीं है, 7 ट्रिलियन। तो ये पैसा इन लोगों के पास एक अवाम का पैसा है, अवाम का पैसा ये लोग वापस नहीं कर रहे। ये पैसा अगर इन्फ्यूज हो जाएगा तो इकोनॉमी का हालात बदल जाएगा। मगर इन लोगों को छूट देने का जब सब्सिडी अब कल बजट में ही आएगा, हम लोग को देखने को मिलेगा, हम लोग श्योर है गवर्नमेंट बोलेगा स्पेंडिंग जब कम होगा हम लोग के पास पैसा नहीं है, तो आवाम के लिए सब्सिडी जब हटाएंगे पैसा नहीं है, मगर इन लोगों को छूट जब देंगे बोलेंगे ये तो छूट नहीं है, ये स्टिमुलस पैकेजेस और इंसेंटिव्स है। ये सरकार का रवैया है, आवाम के खिलाफ ये सरकार। चलिए, तो कल देखना होगा बजट में क्या होता है। लेकिन रंजन जी, आप इस आर्थिक सर्वे को और राष्ट्रपति ने जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बताई है उसे जोड़ करके किस रूप में देखते हैं, और जो गोपाल जी ने कहा और राजीव गौड़ा साहब कह रहे थे उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, पूर्व वक्ताओं ने कई बिंदुओं पे बात की है, अपने अपने दल की अपने अपने नजरिया से देखा है उसको।
लेकिन मैं इस चर्चा को थोड़ा उसमें ले जाऊंगा जो राष्ट्रपति अभिभाषण है। और जो मैं कह रहा था कि राष्ट्रपति अभिभाषण में और सालों में दो चीजें होती है। एक तो ये कि सरकार का जो प्रोग्राम्स है और नीतियां हैं उसका क्या प्रोग्रेस हुए हैं और आगे के लिए क्या है। और हमने ये बताया कि ये फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, क्योंकि ये रिव्यू तो करता है लेकिन आगे के लिए क्या है वो नहीं बताता, सिवाय दो मुद्दों का जो हमने जिक्र किया। एक ये था आगे के लिए ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करते हैं, और इलेक्शन में मनी पावर का कैसे मिसयूज ना हो उसके लिए इन्होंने कहा है, राष्ट्रपति जी ने खुद कहा है कि इलेक्शन कमीशन सारे पॉलिटिकल पार्टी से बात करके जो फैसला लेगा वो सरकार को मान्य होगा। तो ये इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को छोड़ दे, तो इससे मैं ये कह रहा हूं कि आज का जो राष्ट्रपति अभिभाषण है वो इलेक्शन का प्रभाव इस पर भारी है। इसके वजह से, क्योंकि उसका कायदा का वो रेस्ट्रिक्शंस है पॉलिसी स्टेटमेंट करने में, वो पॉलिसी स्टेटमेंट कर नहीं पाए हैं। जो पॉलिसी स्टेटमेंट हुए हैं वो इलेक्शन तक ही सीमित रहा है और इलेक्शन के बारे में ही सीमित रहा है। एक तो बात यह है। दूसरी बात होती है कि इकोनॉमिक सर्वे की। अब इकोनॉमिक सर्वे जो है वो राष्ट्रपति अभिभाषण का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। राष्ट्रपति अभिभाषण जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में सरकार के तरफ से बनाई जाती है, जो राष्ट्रपति सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन वो सरकार का पॉलिसी स्टेटमेंट होता है। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं जो बनाते हैं। वो कोई नेसेसरी नहीं है कि वो सरकार की कोई पॉलिसी स्टेटमेंट हो, उसमें कई चीजें को एग्जामिन की जाती है, कई इश्यूओं को व्याख्या किया जाता है, उसमें डिस्कशन की जाती है ताकि उसको रखा जाता है। वो उसमें जो चीजें हैं वो सारे सरकारी फैसला है या पॉलिसी है दिखाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो वो क्या दिशा दिखाता है? वो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में जो चीज है, अब देखिए यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन की बात हुई है। अब इकोनॉमिक सर्वे अब पहली बार, क्योंकि यहाँ अभी तक डिमोनेटाइजेशन के मामले में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो साइलेंट थे। मेरे पास वक्त की कमी है डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आमतौर पे कहा जाता है कि आर्थिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज बताने वाला दस्तावेज होता है। जी, तो क्या ये दस्तावेज बता रहा है कि पिछले एक साल में हमारी आर्थिक प्रगति क्या रही और आगे क्या होने वाली है? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले साल क्या आर्थिक प्रगति हुई वो तो जिसके आंकड़े आ चुके थे उसके आंकड़े आ चुके थे। वो आंकड़े कितनी विश्वसनीय है नहीं है ये भी डिबेट के मुद्दा बना हुआ है और डिबेट हो चुके हैं। अब इसमें अभी जो चालू वर्ष है, चालू वर्ष के लिए जैसे आपको पता है कि पहले ये आकलन लगाया गया था कि 7.6% ग्रोथ होगा, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद स्केल डाउन करके 7.1% पोस्ट डिमोनेटाइजेशन कर दिया था जी। और अब जो IMF ने उसको 7.6 से वो 6.6 की बात करी थी। इकोनॉमिक सर्वे में 6.5 की बात हो रही है, जबकि एडवांस एस्टिमेट जो सीओसो ने करी है वो 7.1 करी है। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। आपसे माजरत के साथ प्रोफेसर राजीव गौड़ा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ऋतु बनर्जी साहब और प्रियरंजन दास साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारी बातों पर राजनीतिक दलों को एतराज है, लेकिन अब ये वक्त ही बताएगा बजट के बाद कि क्या तस्वीर बनके उभरती है। जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, वो किस तरह से लागू हो पाते हैं और उनकी दशा और दिशा क्या है। बहरहाल देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।